सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएच गेट। तो यार आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10th साइंस की जो सेकेंड नंबर चैप्टर है उस पर। जो सेकेंड चैप्टर है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये वीडियो इस पे वन शॉट वीडियो होने वाली है। तो इसके हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें जो एनसीईआरटी में बताई गई है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एसिड के बारे में। एसिड के जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड क्या है, कितने टाइप्स के हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब हम पहले एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसिड वो होता है, तो एसिड के सबसे पहले अपन एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एसिड की डेफिनेशन होती है द सब्सटेंस विच कंटेन्स वन और मोर देन वन H प्लस आयंस इन द सोल्यूशन। मतलब कि जिस सब्सटेंस में जैसे किसी भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए H2SO4, ये H प्लस आयंस है इसमें। तो H प्लस आयंस जिसमें भी होगा वो आता है एसिड में। HCl में H प्लस आयंस होते हैं, तो ये HCl में आता है। ये होता है इसकी सिंपल डेफिनेशन। अगर कहीं लिखने को आ जाए व्हाट इज एसिड, तो अपन को सीधे सीधे लिख देना है द सब्सटेंस विच कंटेन्स वन और मोर देन वन हाइड्रोजन आयंस इन द सोल्यूशन इज नोन एज एसिड। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि कहाँ से उसको वो एसिड आया है। तो एक आता है मिनरल एसिड, एक आता है ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, आता है स्ट्रेंथ पे, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक एसिड है। तो इसमें आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक। फिर अपन बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन के बेस पे। कंसंट्रेशन के बेस पे तो इसमें भी आता है अपने पास डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। हाँ, डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड। फिर एक और आता है जो लास्ट है, वो है बेसिसिटी। तो इसमें आता है अपने अंदर मोनोबेसिक। मोनोबेसिक के बाद आता है पोलो बेसिक, और जो लास्ट है वो आता है डाई बेसिक। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मिनरल एंड ऑर्गेनिक, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, मोनोबेसिक, पोलो बेसिक एंड डाई बेसिक। इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन वैसे पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आप एग्जाम में अगर ये चीज़ 3 मार्क्स में आ जाए कि व्हाट इज एसिड, तो आप अगर ये चीज़ भी इसमें पुट करेंगे तो आपके वो 3 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्योंकि जब डेफिनेशन 3 मार्क्स में सिर्फ डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं होगी, आपको क्लासिफिकेशन लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स आपको दे देगा एग्जाम में। तो ये बात हो गई एसिड के क्लासिफिकेशन की। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो एसिड होते हैं वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे अपन लेमन देखे हैं, ऑरेंज देखे हैं, ये सब खट्टे होते हैं ना। इसमें इन सब में एसिड रहता है, सौर रहता है टेस्ट में। सौर रहने के साथ साथ ये जो इनका जो कलर रहता है, अब कलर की अपन वैसे बात इंडिकेटर में करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो है ये ब्लू, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैं। ये जो ब्लू होता है, ब्लू लिटमस, उसको ये टर्न कर देता है रेड में। तो ये जो जब अपन इंडिकेटर से बात करेंगे तो ये सब बात करेंगे एसिड किस में चेंज होता है, बेस किस में चेंज होता है, ये सब बात करेंगे। बस एक बेसिक नॉलेज आप रखें कि सोर होता है टेस्ट में, और ब्लू से वो रेड कर देता है लिटमस पेपर को। लेकिन याद रखिएगा, एसिड को कभी भी जो केमिस्ट्री में जो केमिकल लैब में जो एसिड यूज़ होते हैं उनको कभी भी आप टेस्ट नहीं करिएगा, बहुत डेंजरस होते हैं। क्योंकि ये तो छोटे मोटे खाने वाली चीज़ होती है, इसलिए आप इसको टेस्ट कर लेते हैं, इससे पता चलता है कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं। बट लेकिन आप कभी HCl, H2SO4 ये सबको कभी टेस्ट मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई आपके साथ। तो अब ये सब बात हो गई क्लासिफिकेशन एसिड की और क्या होता है एसिड। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की। जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की केमिस्ट्री के बेसिस पे, उस पर अपन बात करते हैं। तो अब इसका कुछ काम नहीं, इसको कर लेते हैं इरेज। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं इसमें। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, तो इसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब एसिड का रिएक्शन होता है मेटल के साथ, तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस H2 गैस, ये करता है। इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे लेते हैं Mg प्लस HCl गिव्स आउट
MgCl2 प्लस H2। ये देखिए, तो मेटल के साथ जब भी एसिड का रिएक्शन होता है तो वो फॉर्म करता है एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस H2 गैस। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सिर्फ ये पर्टिकुलर ये। फिर तो आप किसी भी एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, तो आपको सिंपल बन जाएगा। बस आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी कि जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। तो ये बात हो गई जब रिएक्शन होता है एसिड का मेटल के साथ। अब देखते हैं और किसके साथ अपन रिएक्ट करें तो और क्या फॉर्म होता है। अब दूसरा आता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म करता है, तो ये इसका इक्वेशन होता है, वो होता है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। मैं कार बस लिख दे रहा डॉट करके, समझ लीजिएगा कार्बोनेट ही लिखा ये। तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ये फॉर्म करता है। आपको ये इक्वेशन बस याद रखनी है। आपको ये इक्वेशन याद रहेगी कि मेटल कार्बोनेट के साथ कब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म होता है, वो बस आपको याद रहेगा तो आपको सारी इक्वेशन बन जाएगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं HCl ही ले लेते हैं। HCl ले लेते हैं इसलिए क्योंकि सिंपल होता है, वो आप समझ भी जाएंगे जल्दी। HCl प्लस Na2CO3 गिव्स आउट 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अपन 2 यहाँ नहीं लिखते क्योंकि हमारी जो बाकी इक्वेशन है वो भी बैलेंस अभी नहीं है, तो इसको भी बैलेंस, अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं, बाकी एग्जांपल से आप समझ लीजिए क्या चीज़ होती है, क्या रिएक्शन होता है। ये देखिए एसिड मेटल कार्बोनेट सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ना, ये बस याद रखना है। आपको ये याद रहेगा तो बाकी सब चीज़ें बन जाएगी। तो ये हो गया जब भी एसिड मेटल कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये इक्वेशन बस याद रखनी है, बाकी आपको ये सब चीज़ें बन जाएगी। तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट के साथ। अब और बहुत से चीज़ों के साथ रिएक्ट करता था, अब उसकी बात करते हैं। अब जो तीसरा आता है वो आता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इनके साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, तो अपन ये बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एक ही चीज़ होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाइकार्बोनेट को अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो इसका अपन रिएक्शन देते हैं जब एसिड बाइकार या फिर हाइड्रोकार, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। आप बस मत इसे एग्जाम में मत लिखिएगा बाइकार और हाइड्रोकार, ये मैं आपको बस समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये रिएक्ट करता है आप एसिड के साथ तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम रिएक्शन होती है कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ, बस फर्क क्या होता है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आता है, वहाँ पे कार्बोनेट रहता है। ये आ गया अपना इस, बस आपको बताया ना, आपको ये चीज़ बस याद रखना है। ये चीज़ याद रखने के बाद अपन आते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन HCl प्लस NaHCO3 gives out NaCl plus H2O plus CO2. Acid react with metal bicarbonate and form salt, water and carbon dioxide. ये बात होगी मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की। अब बात करते हैं जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो करते हैं इसको अभी इरेज। तो अपन हम बात करते हैं जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ। तो ये चीज़ मैं बता दूं, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर विच मीन्स ये बेस होता है। तो अपन पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि जब अपन एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, ये फॉर्म करता है। बस यहाँ पर क्या रिप्लेस करता है ना, यहाँ पे लिख देना है मेटल ऑक्साइड, अपन यहाँ लिख देते हैं पूरा एसिड, तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, ये फॉर्म करता है ये बस। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये चीज़ याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका एग्जांपल लेके अपन समझ लेते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन MgO प्लस
HCl gives out MgCl2 plus H2O. मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बस ये चीज़ याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे खत्म होता है एसिड। यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया है कि एसिड क्या होता है, एसिड की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो डिस्कस कर ली, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं बेस की। तो चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले बेस की डेफिनेशन। तो बेस की डेफिनेशन होती है सब्सटेंस विच कंटेन्स वन और मोर देन वन OH हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सोल्यूशन इज नोन एज बेस। जैसे कि अपन एग्जांपल ले लें, जैसे कि NaOH, इसमें क्या आता है OH माइनस आयंस प्रेजेंट है, ये देखिए माइनस आयंस प्रेजेंट है, तो ये आता है बेस के अंदर। KOH OH माइनस आयंस, तो ये सब आते हैं बेस के अंदर। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बता देता हूँ। तो जो ये होता है, ये बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है ये टेस्ट में। फिर से किसी भी बेस, जो किसी भी, जैसे इन सब बेसों को आप डायरेक्ट ईट मत करिएगा, ये जो ईटेबल होते हैं उसकी बात कर रहा है, जो बेस ईटेबल होते हैं। अब और ये एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो रेड लिटमस होता है, रेड लिटमस उसको कर देता है टर्न ये ब्लू में, रेड टू ब्लू टर्न कर देता है। ये जब इंडिकेटर बात करेंगे तो सब अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कौन से इंडिकेटर किस चेंज करता है, कौन सा चेंज कर देता है एसिड बेस में, तो हम सब बात करेंगे। ये अब ब्रीफ में मतलब जान रहे हैं कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो बेस होता है वो सोपी इन टच होता है, जैसे सोप को अपन टच करते हैं सोपी होता है ना, वैसे ठीक उसी प्रकार बेस भी सोपी होता है टच करने में। तो ये बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टी और डेफिनेशन बेस की। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी बेस की। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है, अपन पूरा वो उसका डिस्क्राइब कर देते हैं। मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं जब, जैसा एसिड के साथ जो रिएक्शन होता है वो इसमें भी होता है, वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बस आपको हर केमिकल प्रॉपर्टी में जो हर रिएक्शन होता है उसको, हर एक रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं कि Na प्लस की HCl में ये फॉर्म होगा। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि बेस के साथ अपन जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। आप ये याद रहेगा आपको, तो आपका कोई भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा तो आपको वो बन जाएगा। बस आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका अपन एग्जाम्पल भी लेकर देख लेते हैं। जैसे अपन बेस ले लेते हैं, तो बेस में अपन ले लेते हैं, हाँ NaOH ले लेते हैं, और मेटल अपन कौन सा ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। तो ये फॉर्म करता है Na2ZNO3 प्लस H2। ये यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, प्लस H2 ये फॉर्म करता है Na2ZNO3, ये चीज फॉर्म करता है। तो आपको बस ये बेसिक याद होता कि बेस NaOH, मेटल जिंक, सॉल्ट Na2ZNO3, हाइड्रोजन गैस। फिर कोई भी एग्जांपल आप लेके देखेंगे तो सिमिलर रिएक्शन होगी। तो आपको ये चीज बताया ना, ये चीज आपको बस याद रखनी पड़ेगी हर केमिकल रिएक्शन का, मेटल एसिड का भी और बेस का भी। तो अपन बात करते हैं जो दूसरा रिएक्शन होता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस में, जो दूसरा रिएक्शन होता है बेस का, वो होता है रिएक्शन विद एसिड। जब कोई भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ कोई भी बेस, तो क्या फॉर्म करता है, याद करिए। अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं और अभी पिछले 1-2 मिनट के अंदर अपन पढ़े हैं, जिसमें अपन बात करें हैं एसिड प्लस बेस को अगर अपन यहाँ पुट करेंगे तो ये कुछ देखा नहीं लग रहा क्या, ये कुछ देखा लग रहा है ना कि एसिड प्लस बेस, तो क्या फॉर्म करता है, याद करिए। हाँ बिल्कुल सही, सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O। और ये कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अपन फर्स्ट चैप्टर में भी ये पढ़े हैं, अब ये सेकेंड चैप्टर में दूसरी बार ये पढ़ रहे हैं। वही चीज, अगर मेटल ऑक्साइड अपन क्या पढ़े रहे, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, एसिड प्लस बेस,
सॉल्ट और वाटर फॉर्म करा। ये कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आ गई अपन की दो और भी केमिकल प्रॉपर्टी है बेस की, तो अपन वो बात करते हैं। बस अब अपनी ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी बची बेस की, जो कि मैंने पहले भी आपको बहुत बार हिंट दिया है इसका। क्या दिया है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। याद करिए, अब भी मैंने बताया क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर मतलब कि अगर हम बेस और एसिड का रिएक्ट करें तो क्या होता है? फिर से फॉर्म होगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा अपना? सॉल्ट और वाटर। खत्म कहानी। कहीं भी एसिड और बेस का रिएक्ट होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और अपन को तो ये चीज पता भी है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है। तो ये चीज ये थी। अभी अपन यहाँ अपने बात कर ली बेस के बारे में, अपन ने बात कर ली एसिड के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर क्या होता है। अपन अब बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर जैसे नाम से पता चल गया, किसी चीज को इंडिकेट करने वाला। बस यही चीज होता है इंडिकेटर का यूज भी केमिस्ट्री में। इंडिकेटर का सिर्फ ये यूज होता है केमिस्ट्री में कि ये बताने के लिए इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। जो अपने पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक सोल्यूशन है, ये पता लगाने के लिए अपने पास इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि आपको देखिए दिख भी रहा है आपको स्क्रीन में कि देखिए इंडिकेटर दिया है आपके पास, लिटमस दिया है, फिनेप्थिलीन दिया है, मिथाइल ऑरेंज दिया है, और उसके बगल में देखिए कलर इन एसिडिक मीडियम, कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो लिटमस का रेड होता है एसिड सॉल्यूशन, मतलब कि अगर हम ब्लू लिटमस को रिएक्ट करें, लिटमस एसिड के ऊपर अपन उसको पुट करें तो वो फॉर्म करता है रेड। लेकिन अगर रेड के ऊपर हम एसिड डालेंगे तो रेड ही रहेगा वो। सेम एज बेस में भी ऐसे ही होता है। जो अगर रेड लिटमस पेपर अपने पास तो वो चेंज करता है, जब अपन बेस उसमें ऐड करते हैं तो वो चेंज हो जाता है ब्लू में। लेकिन अगर अपन ब्लू ही लिटमस पेपर लेंगे और उसमें बेस डालेंगे तो ब्लू ही रहता है। ये जो लिखा है ना कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, जैसे लिटमस में लिखा है कलर इन एसिडिक सोल्यूशन रेड। आप कोई सा भी लिटमस पेपर ले लो, अगर उसमें अपन एसिड ऐड करेंगे तो सिंपली वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बस इतना सिंपली में आप समझ लीजिए। ऐसे बेस में भी दिया है, बेस में ब्लू हो जाता है। फिनेप्थिलीन में दिया है कलरलेस रहता है रेड एसिडिक में, याद रखिए कलरलेस रहता है एसिडिक में, और बेस में उसमें पिंक हो जाता है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर का रहता है, लिटमस में भी रेड रहता है, मिथाइल ऑरेंज में भी रेड रहता है। तो चलिए याद करने में अब आसान हो जाएगा ये। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज जो बेस में होता है वो होता है येलो कलर का। बस आपको ये चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, और आपको नोट्स में भी ये चीज़ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नोट्स के में दिया है, तो उससे भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और साथ साथ ये इंडिकेटर्स वाले जो चार्ट है इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये बात होगी इंडिकेटर्स की। तो अपन ने बात कर ली एसिड की, अपन ने बात कर ली बेस की, और अब बात अपने कंप्लीट भी हो गई इंडिकेटर की। तो यार एक अब ये सब अपन चीज़ बेसिक समझ लिए हैं, तो अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है डाइल्यूजन। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि डाइल्यूजन। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, और वो आपकी जब आप प्रैक्टिकल लैब में भी जाएंगे, केमिस्ट्री वाले लैब में, तो भी आपको ये चीज़ प्रिकॉशन आपको बताया जाएगा। तो बस समझते हैं डाइल्यूजन क्या होता है। तो इसके पहले डेफिनेशन वगैरह पढ़ के आपको सुना देता हूँ। Mixing an acid or a base with water result in decrease in concentration of ions H plus or OH per unit volume. Such process called dilution and the acid or base is said to be diluted. समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे इसके अंदर, इस बीकर के अंदर वाटर है, ठीक, इसके अंदर ये है वाटर H2O। इसमें जब मैं एसिड या फिर बेस में ऐड करूंगा, तो जो एसिड और बेस में जो H प्लस आयंस होते हैं और बेस में जो OH माइनस आयंस होते हैं, इनका जो कंसंट्रेशन, इनका जो अमाउंट है वो वाटर में ऐड करने से कम हो जाता है। यही होती है डेफिनेशन का मतलब भी। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सच प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूजन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो इसके अंदर एक चीज होती है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि प्रैक्टिकल लैब में भी आप जाएंगे तो उसको आपको प्रिकॉशन हो लेनी पड़ेगी, और एग्जाम में भी चीज पूछी जाती है। कि मान लीजिए देखिए इसको मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, ब्लू वाला मार्कर ये वाटर है,
और ये जो ब्लैक वाला मार्कर है ये है एसिड। हमेशा एसिड को स्लोली वाटर में ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में। ये बात ध्यान सुनिएगा, एसिड इज एडेड टू द वाटर, नॉट वाटर इज एडेड टू एसिड। अगर आप वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो जिस बीकर में एसिड है वो ब्रेक भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा क्योंकि जो डाइल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होती है मतलब कि हीट एनर्जी रिलीज होती है। अगर मैं वाटर को एसिड में ऐड करूँगा तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, बीकर भी टूट सकता है। इसलिए हमेशा एसिड को वाटर में ऐड कर जाते हैं, वो भी स्लोली। तो ये होता है डाइल्यूशन, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि है पीएच। अपन अब इसकी बात करते हैं, इसको कर लेते हैं इरेज। तो अब अपन बात कर लेते हैं पीएच के बारे में। तो आखिर ये पीएच स्केल होता क्या है? तो पीएच स्केल जैसे मान लीजिए, देखिए एक स्केल होती है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक, आपने स्केल तो देखा होगा ना, जैसे इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन कितना जाता है आखिरी 14 तक। ये 14 तक इसकी स्केल रहती है। ये इसको अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। अब इंडिकेटर है मतलब कि क्या बताएगा इंडिकेटर? मैं पहले बताया ना, इंडिकेटर हमेशा ये बताता है कि जो सोल्यूशन हमने लिया है एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। मैं आपको बता देता हूँ, ये पीएच स्केल होती है 1 to 14। ठीक, अगर किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच अपन को दिया है 7 तो वो आता है न्यूट्रल, और अगर अपन को पीएच दिया है 2 तो वो होता है एसिडिक, और अगर अपन को पीएच दिया है कितना, अपन 12 ले लेते हैं, वो होता है बेसिक। तब आपको एक चीज है यहां पे मैं समझा देता हूं। 7 के जो इस साइड जो नंबर होते हैं 7 मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 जितने भी, अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 1 to 6 दिया है मतलब कि वो एसिडिक है, और अगर 7 दिया है तो वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन है 7 दिया है तो। और 7 से लेकर 14 तक, विच मीन्स 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 8 to 14 ये आता है अपना बेसिक। ये बेसिक नेचर का होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 1 to 6 एसिडिक होते हैं, 7 न्यूट्रल होता है, 8 to 14 बेसिक होता है। ये एक तरह का एक कलर्ड पेपर रहता है, यहाँ पे डार्क कलर रहते हैं और यहाँ पे लाइट होते जाते हैं। बस सिंपल एक जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में वो लोग एक पास स्ट्रिप रहती है जिससे वो पीएच रेंज देखते हैं। चलिए नहीं भी देखा होगा तो एक बुक में भी आपके दिया है कि एक यहाँ पे एक स्केल टाइप की बनी रहती है कि 1 2 3 4 5 6 और कलर यहाँ पे दिए रहते हैं उनके। बस आपके अगर किसी मीडियम का अगर कोई एसिडिक जानना है कि बेसिक जानना है तो उस सोल्यूशन का कलर देख लेते हैं और इसका मैच कर लेते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि अच्छा ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है। सिंपल है और कुछ नहीं है, पेज स्केल इतना ही है। ये हो गए पेज स्केल की बात। अब अपन बात करते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, वो है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट की बात करते हैं तो इस सबको कर देते हैं इरेज। तो अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। तो टोटल अपने जो सिलेबस में जो इस साल जो दिए हैं वो समथिंग 5 और 6, हाँ 6, टोटल 6 अपने पास सॉल्ट्स हैं। बस ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर पूरा टोटली खत्म हो जाएगा। तो अपन फटाफट ये जो 6 सॉल्ट्स हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसको अपन करते हैं इरेज। हाँ, तो जो सबसे पहला जो सॉल्ट है उसको अपन डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ भी आता है उसको अपन। अब डेली लाइफ में यूज आता है, कॉमन है, तो सीधे सीधे अपन लिख देंगे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इसका आप केमिकल में अपन जाते हैं। ठीक, केमिकल नेम, तो केमिकल नेम होता है इसका NaCl। इसका केमिकल नेम यही होता है। अब केमिकल फॉर्मूला ये होता है, सॉरी केमिकल नेम अभी होता है सोडियम, सॉरी यहाँ पे O होगा, SODIUM, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है। ठीक, आपको बस मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा, उसको याद रखेंगे आप, बिल्कुल आपसे सॉल्ट वाला पूरा बन जाएगा। ठीक, अब जो दूसरा होता है इसकी जो अपन की जो ये
प्रिपेयर कैसे होता है, मिलता कहाँ से है, तो अपन को भी पता है, अपन ये पढ़े ना कि इवोपरेशन से सॉल्ट और निकल जाता है, वही चीज़ अपन को ये सी वाटर से मिल जाता है, सी वाटर से मिल जाता है। साथ ही साथ जब अपन HCl और NaOH का रिएक्शन करते हैं तब भी NaCl प्लस H2O फॉर्म का होता है, तो अपन को इनके रिएक्शन से भी अपन को NaCl मिल जाता है। तो इन दो तरीकों से अपन को कॉमन सॉल्ट मिल जाता है, एक हो गया सी वाटर से, एक हो गया जब अपन ये रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस का, और एसिड और बेस में स्पेसिफिक HCl और NaOH का रिएक्शन करते हैं तब अपन को NaCl मिल जाता है। ठीक, ये अपन को कहाँ कहाँ से मिलता है ये पता चल गया। इसके अब अपन यूजेस बता याद कर लेते हैं, एक बार याद क्या कर लेते हैं, एक बार समझा देता हूँ तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछे बस आपको ये सब चीज़ें लिख देना है कि कॉमन सॉल्ट, फॉर्मूला, केमिकल नेम, कहाँ से अपन को मिलता है और उसके प्रॉपर्टीज मैं बताता हूँ। ठीक, तो इसके यूजेस जो होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले अपन यूजेस लिख देते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है भाई, नाम ही में लिखा है कॉमन सॉल्ट, फूड में यूज होता है। फिर दूसरा यूज जो होता है वो होता है जो एक प्रोसेस होती है, सोवेरी प्रोसेस, इसमें काम आता है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड में 11th-12th में तो आपको इतना ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखना है कि इस प्रोसेस में यूज़ होता है। इसके बाद बहुत सारी लेबोरेटरी में रीएजेंट, स्पेलिंग गलत हो गई सॉरी, रीएजेंट की तरह यूज़ होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको बस याद रखना है। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस, इसमें काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको मैं आपको ब्रीफ में इसके बाद बता देता हूँ। ठीक है, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस में यूज होता है। तो इतने इसके यूजेस हैं, बस आपको बस इतना चीज बताना है। कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, सी वाटर से मिलता है, और अपन जब HCl और NaOH का रिएक्शन करते हैं इससे मिलता है। इसके यूज होते हैं, फूड में यूज होता है, स्लोवेरी प्रोसेस में यूज होता है, रीएजेंट की तरह यूज होता है बहुत सारी लेबोरेटरी में, और क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस इसमें भी यूज होता है। ये हो गया कॉमन सॉल्ट, सब खत्म। अब हम थोड़ा सा इस प्रोसेस की बात कर लेते हैं, क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस। तो अब हम बात कर लेते हैं पीएच के बारे में। तो आखिर ये पीएच स्केल होता क्या है? तो पीएच स्केल, जैसे मान लीजिए देखिए एक स्केल होती है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक, आपने स्केल तो देखा होगा ना, जैसे इसमें लिखा है 1 2 3 4 5, ऐसे सो ऑन कितना जाता है आखिरी 14 तक। ये 14 तक इसकी स्केल रहती है। ये इसको अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। अब इंडिकेटर है मतलब कि क्या बताएगा इंडिकेटर, में पहले बताया ना, इंडिकेटर हमेशा ये बताता है कि जो सोल्यूशन हमने लिया है एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो सेम इसमें भी होता है। अगर पीएच, सेम इसमें भी होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये पीएच स्केल होती है 1 to 14। ठीक, अगर किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच अपन को दिया है 7 तो वो आता है न्यूट्रल, और अगर अपन को पीएच दिया है 2 तो वो होता है एसिडिक, और अगर अपन को पीएच दिया है कितना, अपन 12 ले लेते हैं, वो होता है बेसिक। तब आपको एक चीज यहां पे मैं समझा देता हूं, 7 के जो इस साइड जो नंबर होते हैं 7 मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 जितने भी, अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 1 to 6 दिया है मतलब कि वो एसिडिक है, और अगर 7 दिया है तो वो है न्यूट्रल सॉल्यूशन है, 7 दिया है तो। और 7 से लेकर 14 तक, विच मीन्स 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 8 to 14 ये आता है अपना बेसिक, ये बेसिक नेचर का होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 1 to 6 एसिडिक होते हैं, 7 न्यूट्रल होता है, 8 to 14 बेसिक होता है। ये एक तरह का एक कलर पेपर रहता है, यहाँ पे डार्क कलर रहते हैं और यहाँ पे लाइट होते जाते हैं। बस सिंपल एक जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में वो लोग एक पास स्ट्रिप रहती है जिससे वो पीएच रेंज देखते हैं। चलिए नहीं भी देखा होगा तो एक बुक में भी आपके दिया है कि एक यहाँ पे एक स्केल टाइप की बनी रहती है कि 1 2 3 4 5 6, और कलर यहाँ पे दिए रहते हैं उनके।
बस आपके अगर किसी मीडियम का अगर कोई एसिडिक जानना है कि बेसिक जानना है तो उस सोल्यूशन का कलर देख लेते हैं और इसका मैच कर लेते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि अच्छा ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है। सिंपल है और कुछ नहीं है, पेज स्केल इतना ही है। और जो डेली लाइफ में अपने पेज स्केल स्केल काम आती है, ये हो गए पेज स्केल की बात। अब अपन बात करते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, वो है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट की बात करते हैं तो इस सबको कर देते हैं इरेज। तो अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। तो टोटल अपने जो सिलेबस में जो इस साल जो दिए हैं वो समथिंग 5 और 6, हाँ 6, टोटल 6 अपने पास सॉल्ट्स हैं। उस बस ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर पूरा टोटली खत्म हो जाएगा। तो अपन फटाफट ये जो 6 सॉल्ट्स हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसको अपन करते हैं इरेज। हाँ, तो जो सबसे पहला जो सॉल्ट है उसको अपन डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ भी आता है उसको अपन। अब डेली लाइफ में यूज आता है, कॉमन है, तो सीधे सीधे अपन लिख देंगे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, इसका आप केमिकल में अपन जाते हैं, ठीक, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम होता है इसका NaCl। इसका केमिकल नेम यही होता है। अब केमिकल फॉर्मूला ये होता है, सॉरी केमिकल नेम अभी होता है सोडियम, सॉरी यहाँ पे O होगा, SODIUM, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है, ठीक। आपको बस मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा, उसको याद रखेंगे आप, बिल्कुल आपसे सॉल्ट वाला पूरा बन जाएगा, ठीक। अब जो दूसरा होता है, इसकी जो अपन की जो ये प्रिपेयर कैसे होता है, मिलता कहाँ से है, तो अपन को भी पता है, अपन ये पढ़े ना कि इवोपरेशन से सॉल्ट और निकल जाता है, वही चीज़ अपन को ये सी वाटर से मिल जाता है, सी वाटर से मिल जाता है। साथ ही साथ जब अपन HCl और NaOH का रिएक्शन करते हैं तब भी NaCl प्लस H2O फॉर्म का होता है। तो अपन को इनके रिएक्शन से भी अपन को NaCl मिल जाता है। तो इन दो तरीकों से अपन को कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। एक हो गया सी वाटर से, एक हो गया जब अपन ये रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस का। और एसिड और बेस में स्पेसिफिक HCl और NaOH का रिएक्शन करते हैं तब अपन को NaCl मिल जाता है, ठीक। ये अपन को कहाँ कहाँ से मिलता है ये पता चल गया। इसके अब अपन यूजेस याद कर लेते हैं, एक बार याद क्या कर लेते हैं, एक बार समझा देता हूँ तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछे बस आपको ये सब चीज़ें लिख देना है कि कॉमन सॉल्ट, फॉर्मूला, केमिकल नेम, कहाँ से अपन को मिलता है और उसकी प्रॉपर्टीज मैं बताता हूँ, ठीक। तो इसके यूजेस जो होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले अपन यूजेस लिख देते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है भाई, नाम ही में लिखा है कॉमन सॉल्ट, फूड में यूज होता है। फिर दूसरा यूज जो होता है वो होता है जो एक प्रोसेस होती है, सोवेरी प्रोसेस, इसमें काम आता है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड में 11th-12th में, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखना है कि इस प्रोसेस में यूज होता है। इसके बाद बहुत सारी लेबोरेटरी में रीएजेंट, स्पेलिंग गलत हो गई सॉरी, रीएजेंट की तरह यूज होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको बस याद रखना है। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। इसमें काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको मैं आपको ब्रीफ में इसके बाद बता देता हूँ, ठीक है। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस में यूज होता है। तो इतने इसके यूजेस हैं, बस आपको बस इतना चीज बताना है। कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, सी वाटर से मिलता है, और अपन जब HCl और NaOH का रिएक्शन करते हैं इससे मिलता है। इसके यूज होते हैं, फूड में यूज होता है, स्लोवेरी प्रोसेस में यूज होता है, रीएजेंट की तरह यूज होता है बहुत सारी लेबोरेटरी में, और क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस इसमें भी यूज होता है। ये हो गया कॉमन सॉल्ट, सब खत्म। अब हम थोड़ा सा इस प्रोसेस की बात कर लेते हैं, क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस। ब्रीफ में बात कर लेते हैं क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस के बारे में। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको प्रोसेस पूरी एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, ठीक। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का, मतलब कि NaCl प्लस H2O, एक्वस सॉल्यूशन। इसको अपन साथ में बोलते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन अब सोडियम क्लोराइड बोलेंगे तो इसको बोलते हैं अपन ब्राइन। जब ये आपस में रिएक्ट करता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है तो ये चेंज हो जाता है NaOH में, साथ साथ H2 गैस एंड Cl2 गैस ये फॉर्म करता है।
और इन तीनों के भी यूजेस होते हैं, बस यही होती है क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस। इसलिए इसको क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरो मतलब कि Cl और एल्कलाइन मतलब कि Na का यूज होता है, इसलिए उसको क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस बोलते हैं। सिंपल ये प्रोसेस है। और जो अपना जो नेक्स्ट सॉल्ट भी है उसका अपन का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना नेक्स्ट सॉल्ट है और ये यहाँ पे क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस में फॉर्म हुआ। मतलब कि अब मैं आपको सेकेंड जो सॉल्ट बताऊंगा वो है सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो आपको अब ये पता चल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से मिलता है। ठीक, अब अपन उसका केमिकल नेम बात कर लेते हैं। तो केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। इसके साथ साथ इसको अपन पता क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। ठीक, कॉस्टिक सोडा भी इसको बोला जाता है। ये सॉल्ट नंबर सेकेंड है। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस के साथ साथ एंड सॉल्ट में मैं बता रहा हूँ सोडियम जो सेकेंड नंबर सॉल्ट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है। तो अपन को कहाँ से मिला, क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस से मिला। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। इसके बाद इसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको अपन बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है सबसे पहले कि ये यूजेस में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये सेम कॉमन सॉल्ट के जैसे रिएजेंट में काम आता है। कहाँ पे रिएजेंट, लेबोरेटरी में रिएजेंट। इसके साथ साथ ये जो है ना ये पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके साथ साथ ये जो है क्लीनिंग ऑफ मेटल शीट, जो मेटल शीट होती है उनकी क्लीनिंग में ये काम आता है। मतलब कि मैं क्लीनिंग बस लिख देता हूँ, क्लीनिंग। इसके साथ साथ ये आता है काम अपना जो सोप्स और डिटर्जेंट जो अपन यूज करते हैं उसमें उसको बनाने में भी काम आता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। और जो एक लास्ट इसका यूज होता है वो है कि जो अपन के पास आर्टिफिशियल सिल्क होता है जिसको अपन रेयॉन भी बोलते हैं, उसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है। ये हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट नंबर सेकेंड की बात। अब अपन सॉल्ट नंबर थर्ड की बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो थर्ड नंबर की बात करने से पहले इसको कर लेते हैं इरेज। तो अपना जो सॉल्ट नंबर थर्ड है वो उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अपना नाम है सॉल्ट नंबर सेकेंड का। और इसका जो केमिकल नेम है उसको अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2। और ये प्रिपेयर होता है, एक मेथड होती है, उसका रिएक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जब अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं क्लोरीन गैस के साथ तो ये फॉर्म कर लेता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O फॉर्म होता है, उसको वो तो इवेपोरेट हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं होती। अपन को ये फॉर्म होता है जब अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपन रिएक्ट करते हैं क्लोरीन गैस के साथ तो वो फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। ये होती है उसका प्रिपरेशन। अब अपन इसके बात कर लेते हैं यूजेस की, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, क्योंकि अपन को एग्जाम में सिर्फ यही पूछता है कि केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कहाँ से प्रिपरेशन, कैसे उसको बनाओगे, या फिर उसके जो यूजेस होते हैं वो, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता वो। तो इसका यूज़ में अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं जब वाटर जो अपन होता है ना, वाटर जब खराब हो जाता है उसको साफ करने के लिए, तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है क्लोरीन। ये इसकी एक टैबलेट टाइप की कुछ आता है फिर पाउडर फॉर्म में, उसको वो वाटर में डाल के उसको साफ किया जाता है। तो ये आता है वाटर ट्रीटमेंट में काम। इसके साथ साथ ये ब्लीचिंग एजेंट भी है, ब्लीचिंग एजेंट। और अपना ये जो डिसइंफेक्टेंट में काम आता है। तो आप ये वाटर से समझ लीजिएगा डिसइंफेक्टेंट में काम आता है, इसको अपन अलग से नहीं लिखते हैं अपन, और दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ इसके बारे में पता है उसको लिख देते हैं। तो ये भी अपन का जो है वो लेबोरेटरी में रीएजेंट की तरह काम आता है। मतलब कि अपन को जितने भी तीनों सॉल्ट पड़े, कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर, तीनों रीएजेंट में काम आता है।
तो बस आपको एक एक तो आपको फ्री मार्क्स मिल गया, तीनों रीजेंट पे काम आता है। एक भी अगर यूजर्स भूल रहे हैं तो रीजेंट जोड़ देना, खत्म कहानी। इसके साथ साथ ये ना बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बहुत सारी लेबोरेटरी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह भी काम होता है, जो इंडस्ट्रीज में काम होता है उसमें भी ये काम होता है। तो ये हो गई सॉल्ट नंबर थर्ड की बात। अब अपन बात करते हैं सॉल्ट नंबर फोर्थ की, जो कि है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो सा नाम सुना भी होगा आपने, याद करिए याद करिए। तो जो सॉल्ट नंबर 4 है वो है बेकिंग सोडा। अरे आपने ढोकले खाए हैं, इडली खाए हैं, इसलिए तो यूज़ होता है बेकिंग सोडा। बस इसका जो अपन को जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है NaHCO3। अब इसका केमिकल नेम आप खुद सोचिए एक बार, Na सोडियम, HCO3 मतलब कार्बोनेट और H, याद करिए याद करिए, हाँ बाई कार्बोनेट, याद कर देखिए, सोडियम बाई कार्बोनेट। और सोडियम बाई कार्बोनेट का और क्या नाम अपन बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ भाई, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाई कार्बोनेट, दोनों एक ही चीज होती है, याद रखिएगा। ये हो गया केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। अब इसकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं कोई बस आपको इक्वेशन लिख के समझा देता हूँ, ठीक। तो इक्वेशन में आता है सबसे पहले NaCl प्लस, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, और इसके साथ वाटर के साथ अपन का कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत इंपॉर्टेंट NH3 अमोनियम। तो ये आता है, फॉर्म होता है NH4Cl प्लस NaHCO3। तो ये अपन को प्रोडक्ट चाहिए होता है और अपन को ये इस प्रोसेस से मिलता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स आउट NH4Cl प्लस NaHCO3। तो ये हो गया उसकी प्रिपरेशन। तो बस आपको थोड़ा सा इसको बस याद रखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टफ टाइप का है, इसको थोड़ा सा ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ये चलो ठीक है, ये NaCl H2O प्लस CO2, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अमोनिया भी रहता है, अमोनियम रहता है। तो बस इसको अमोनियम याद रखेंगे तो बाकी सबको आपको याद रहेगा, ठीक। अपन को ये याद रखना पड़ेगा। और इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट यूज रहते हैं इसके। सबसे पहले जो अपना एक आपने सुना भी होगा बेकिंग पाउडर नाम से, तो बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही बनता है। जब बेकिंग सोडा को अपन किसी टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेकिंग पाउडर फॉर्म होता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टार्ट्रिक एसिड, यही मेन होता है, यही बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प होते हैं। इसके साथ साथ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, पता है किसमें आ जाता है, एक आपने सुना होगा सोडा फायर एक्सटिंग्यूजर, उसको बनाने में भी काम आता है ये सोडा फायर एक्सटिंग्यूजर। और इसके साथ साथ ये अपना जो एंटासिड सुना है आपने, एंटासिड का ये होता है जब अपन को जब अपने स्टमक में ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है तो अपन एंटासिड यूज करते हैं, जिससे जो एसिड का जो इफेक्ट उसको न्यूट्रलाइज करता है, मतलब कि ये बेसिक होता है एक नेचर में, ठीक। तो अपन एंटासिड लेते हैं जिससे जो एसिड जो अपने स्टमक में जो रिलीज ज़्यादा हो गया है उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो जो बेकिंग सोडा है वो होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है। आप यूजर से समझा करिए, एंटासिड बेस से होता है क्योंकि वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल करता है, तो बेस होता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है तो बेस होता है। इसलिए बेकिंग जो पाउडर बेकिंग सोडा है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो ये हो गए इसके यूजेस। अब अपन बात करते हैं सॉल्ट नंबर 5 की, जो कि है वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा। इसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको बस इसका केमिकल फॉर्मूला फिर केमिकल नेम याद रहेगा तो आपको सब चीज़ें याद रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं सॉल्ट नंबर 5 की, तो इसको कर लेते हैं फटाक से इरेज। तो चलिए अपन बात करते हैं 5th नंबर सॉल्ट की, जो कि है वॉशिंग सोडा, ठीक।
और वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर होता है, तो उससे इसको बस आपको ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो Na2CO3.H2O। हमेशा H2O भी लिखना है। आप बहुत सारे लोग सिर्फ ये लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये नहीं लिखना है, पूरा लिखना है .H2O। इसका जो केमिकल नेम होता है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। डेकाहाइड्रेटेड मीन्स 10H2O। ठीक, तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बस आखिरी में 2 मिनट का एक टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो भी समझा दूंगा। ठीक, तो पहले आपको बस इतना चीज़ याद रखनी पड़ेगी, इसका जो प्रिपरेशन होता है। तो जब अपन जो अपने पास होता है ना, वो क्या नाम है उसका, जो अपन पहले भी यूज कर रहे हैं, सोडियम NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट को अपन जब रिएक्ट करते हैं H10H2O के साथ, जब अपन इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद जब अपन को क्रिस्टलाइज करते हैं, तब ये फॉर्म होता है Na2CO3.H10H2O। ये याद रखना है, हीट के साथ साथ रिक्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं तब ये फॉर्म होता है। तो फटाक से अपन इसके अब यूजेस पे आते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए स्पीड में करते हैं अपन इसको। ये सबसे पहले अपन को रीएजेंट में काम आता है। देखिए, एक नंबर आपको फिक्स हो गए, 4 सॉल्ट में आपको तो रीएजेंट ही काम आता है। इसके बाद साथ साथ ये अपना ना, ये जो एक सोडियम कंपाउंड होता है बोरैक्स, या डीप में नहीं जाते हैं, बस इतना याद रखना आपको, सोडियम कंपाउंड एक बोरैक्स होता है, उसके फॉर्मेशन में काम आता है। और इसके साथ साथ जो वाटर की जो हार्डनेस होता है उसके रिमूवल में काम आता है। वाटर के हार्डनेस में क्वेश्चन 1 वर्ड में आते हैं बहुत, तो आपको याद रखना वॉशिंग सोडा यूज होता है, वॉशिंग सोडा यूज होता है जो वाटर के हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए। और जो लास्ट है वो है क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट में भी काम आता है। तो ये बात होगी वॉशिंग सोडा की। अब बात करते हैं लास्ट POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो फटाफट अपन जो लास्ट सॉल्ट है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि अपन, अब आप लोग में बहुत सारे लोगों का प्लास्टर बंधा होगा, हाथ पैर तोड़ लेते हैं भाई बहुत लोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उनके, मान लीजिए अगर हाथ टूटा तो हाथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस लग जाता है। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4, फिर यहाँ पे .2H2O। ये होता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड विच मीन्स 1/2H2O। ठीक, इसके यूजेस में अपन डायरेक्ट बात कर लेते हैं। ठीक, इसके यूजेस में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस हमेशा एक काम में तो यूज आता ही आता है, जो क्रैक्ड बोन्स रहते हैं उनको सेटल करने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए, उस काम में तो आता ही है। इसके साथ साथ एक जो फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी काम आता है। फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी काम आता है। और जो अपन जो ये चौक यूज़ करते हैं ना, जो आपने क्लास में देखा होगा चौक से जो टीचर पढ़ाते हैं, वो चौक भी इसी की ही बनती है। और इसका बहुत ही अच्छा यूज़ जो होता है वो होता है टॉय, स्टैचू, बहुत सारे एक्सेट्रा काम्स में यूज़ होता है, जो कि स्टैचू, टॉयज, इन सब बनाने में काम आता है। ये हो गया सॉल्ट्स कंप्लीट। और लास्ट में एक कॉन्सेप्ट है जो कि है, अपने ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नाम से। ठीक, तो डेफिनेशन एक बार पढ़ लेता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा क्या इसको कहना चाह रहे हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। मतलब कि CuSO4.5H2O, मतलब कि एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक फॉर्मूला में प्रेजेंट होते हैं उसको वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अगर ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये जो चीज़, मान लीजिए जैसे अपन ने इसी की बात कर लेते हैं, अगर ये 1/2H2O प्रेजेंट नहीं होगा तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस
बन ही नहीं सकता, ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा। लेकिन अगर इसमें हेमी हाइड्रेटेड है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड है, तभी ये पीओपी है ये। तो वाटर ऑक्सीडेशन का मतलब भी यही होता है, इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो अपना बचा है थर्ड चैप्टर, जो कि अगली वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूंगा, पूरा चैप्टर डिस्कस करूंगा। और इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, और जो फर्स्ट चैप्टर है नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जाके चेक करिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड। होप यू गाइस एंजॉय दिस, एंड इफ यू एंजॉय दिस, share this to your friends and like and comment this video, and also do not forget to subscribe this channel. Okay, bye bye.